सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहाँ पर हूँ एक कंपनी जिसका नाम IOCL है, यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, या जिसको शॉर्ट में इंडियन ऑयल भी कहते हैं। ये जो कंपनी है एक PSU कंपनी है, एक महारत्न कंपनी है, और अंडर आती है ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है ये कंपनी। इसके बाद अगर हम इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इस कंपनी का जो वैल्यू चेन है वो हाइड्रोकार्बन्स की पूरी वैल्यू चेन पर इसका पूरा कंट्रोल है। अब आप कह रहे होंगे यार कि कंपनी तो ऑयल बनाने वाली है, अब मैं कर रहा हूं हाइड्रोकार्बन की बात, तो ये हाइड्रोकार्बन्स क्या चीज है? देखो, जितने भी ये जो एनर्जी के सोर्सेज हैं, चाहे वो पेट्रोल है, डीजल है, नेचुरल गैस है, एविएशन जो गैसोलीन है ना, ये जितनी भी है वो सारे के सारे किससे मिलते हैं? हाइड्रोकार्बन से। और हाइड्रोकार्बन्स कहां पाया जाता है? क्रूड ऑयल के अंदर। जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल जिसे बोलते हैं, वो भी हाइड्रोकार्बन से ही बना हुआ होता है। और जो क्रूड ऑयल होता है वो प्रकृति में कहां पाया जाता है? समुद्र तल की तलहटी में। आपने देखा होगा उस समुद्र तल के बीच में कहीं पे बोरिंग वगैरह करते हैं, है ना, तो वहां पर वो क्रूड ऑयल वहां से निकाला जाता है और उस क्रूड ऑयल को रिफाइन करके, जो कि क्रूड ऑयल बना होता है हाइड्रोकार्बन्स का, हाइड्रोजन और कार्बन्स के एटम्स होते हैं उसमें, तो उसको रिफाइन करके पेट्रोल भी बनाया जाता है, डीजल भी बनाया जाता है, नेचुरल गैस भी बनाई जाती है, और जेट फ्यूल भी बनता है, और कैरोसिन ऑयल भी उस ही हाइड्रोकार्बन यानी क्रूड ऑयल से हमें मिलता है। तो चलो चलते हैं इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो इसके हैं मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले फ्यूल्स वाला सेगमेंट देख लेते हैं। फ्यूल्स में ये जो हाई स्पीड डीजल बनाती है। अब यार ये हाई स्पीड डीजल क्या हुआ? जो कि हाई स्पीड इंजन में यूज होता है, जिसका जो RPM है, जो इंजन की कैपेसिटी है, वो 700 के RPM से ज्यादा की होनी चाहिए। उसके बाद ये क्या बनाती है? गैसोलीन एक्स्ट्रा प्रीमियम वाली। अब ये गैसोलीन क्या चीज हुई? ये पेट्रोल का ही दूसरा नाम है, गैसोलीन पेट्रोल को ही कहते हैं। एक्स्ट्रा प्रीमियम वाली क्या हुई? ये एक्स्ट्रा प्रीमियम वाला पेट्रोल वो पेट्रोल हुआ जो कि स्पोर्ट्स कार और स्पोर्ट्स बाइक के अंदर डलता है। ठीक है जी। तीसरी चीज क्या हुई? LPG मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम घर में सिलेंडर वगैरह में जो गैस होती है वो LPG ही होती है। और इनका जो बहुत बड़ा ब्रांड है इंडेन नाम से, वो इन्हीं का ही ब्रांड है। और चौथी चीज इसमें क्या है? जेट फ्यूल। जेट फ्यूल क्या चीज है? ये जो जेट फ्यूल होता है इसमें जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो कैरोसिन ऑयल होता है, और ये भी हमें जो क्रूड ऑयल है उसके रिफाइनिंग और ब्लेंडिंग से हमें मिलता है, जो जेट फ्यूल होता है। और इसका जो यूज है वो एविएशन में, जो सेना के एयरक्राफ्ट्स हैं उनमें होता है, एयरलाइंस वगैरह में इसका यूज होता है। बेसिकली जो जेट फ्यूल होता है वो जेट इंजन जिनका होता है ना, जिस एयरक्राफ्ट का जेट इंजन होता है उसमें ये यूज होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो ग्रीस और लुब्रिकेंट्स वगैरह की। तो उसमें भी इनका एक ब्रांड है, सर्वो नाम से इनका एक ब्रांड है, जो कि यूज किया जाता है जिस ग्रीस वगैरह, जो लुब्रिकेंट्स वगैरह को ऑटोमोटिव्स में, जैसे आपने बाइक्स में, कार्स वगैरह में काफी देखा होगा। इनमें मरीन जो शिप्स वगैरह हैं उनमें भी काफी, या इंडस्ट्रीज वगैरह में काफी यूज हो जाता है वो। और तीसरी चीज आती है बिटुमिन एंड हैवी फ्यूल ऑयल। अभी बिटुमिन क्या हुआ? बिटुमिन इस तरह का ऑयल होता है जो कि जब रोड कंस्ट्रक्शन होती है, वाटर प्रूफिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है बिटुमिन का। और हैवी फ्यूल ऑयल वो हुआ जो शिप्स में और पावर प्लांट्स वगैरह में यूज किया जाता है, उसको हैवी फ्यूल ऑयल कहते हैं। उसके बाद इनका जो अगला सेगमेंट आता है पेट्रोकेमिकल्स का आता है। अब पेट्रोकेमिकल्स में ये क्या बनाते हैं? हाई डेंसिटी पॉलिथीन, लो डेंसिटी पॉलिथीन और बेंजीन वगैरह, और प्रोपेल नाम से इनका एक ब्रांड भी है पेट्रोकेमिकल्स में। उसके अलावा क्या करते हैं? ये नेचुरल गैस वगैरह भी बनाते हैं। अब नेचुरल गैस में कितनी गैसें होंगी? LNG होगी, यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसका यूज कहाँ होता है? जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के, शिप्स वगैरह में यूज होता है इसका
लिक्विफाइड नेचुरल गैस का। दूसरा होता है सीएनजी। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि 3 व्हीलर वगैरह में आपने देखा होगा सीएनजी भरवाते हो, कार्स वगैरह में भी काफी यूज होता है सीएनजी वगैरह का। उसके बाद होता है पीएनजी, और पीएनजी का यूज होता है, पीएनजी मतलब पाइप्ड नेचुरल गैस, जो घरों में रसोई वगैरह में कुकिंग वगैरह के लिए जो यूज होती है, पाइपलाइंस वगैरह आती हैं, उसके थ्रू पीएनजी वगैरह का यूज होता है। उसके अलावा ये रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर और विंड वगैरह में भी काम करती है, उसके भी प्रोडक्शन में काम कर रही है। और उसके अलावा ये क्या करती है, जैसे अदर प्रोडक्ट्स हैं इनके, जैसे एविएशन गैसोलिन, यानी एविएशन वाला जो पेट्रोल होता है, यानी कि जो एयरलाइंस वगैरह में यूज होता है। अब आप कहोगे कि यार जो जेट फ्यूल है वो होता है एयरलाइंस वगैरह में, तो ये एविएशन गैसोलिन क्या हुआ, ये उससे डिफरेंट हुआ। जो जेट फ्यूल है वो जेट इंजन्स में यूज होता है, जो एविएशन गैसोलिन है वो होता है इनमें पिस्टन बेस्ड एयरक्राफ्ट में, जो पिस्टन वाले इंजन होते हैं जिनके। और तीसरा जो इनका होता है सस्टेनेबल जो एविएशन फ्यूल, जो तीसरी कैटेगरी होती है, वो होता है कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स वगैरह में यूज होता है वो। उसके अलावा ये जैसे अदर सर्विसेज देते हैं, जैसे ये क्या कहते हैं उसे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पाइपलाइंस हो गया, है ना, और ये ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गया, उसमें भी उसके पे भी ये अदर सर्विसेज वगैरह देते हैं। उसके अलावा 42% मार्केट शेयर है इसके पास में पेट्रोलियम, जो उसका ऑयल्स वगैरह का, और 35% ये पूरी इंडस्ट्री में जो रिफाइनिंग की जाती है ऑयल की, उसका 35% के लिए ये अकाउंटेबल है, आप ये समझ लीजिए। उसके अलावा जो इनके इंटरनेशनल ऑपरेशंस हैं वो यूएसए में, यूएई में, सिंगापुर में और म्यांमार में, तो इन सारी कंट्रीज में इनके इंटरनेशनल ऑपरेशंस है। और इसके अलावा इन्होंने जो सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स जो लिए हैं, वो जैसे सोलर पावर का जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसमें भी इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या चीज है? ग्रीन हाइड्रोजन भी ऊर्जा का एक सोर्स है, एनर्जी का एक सोर्स जिसको मान सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हम वाटर को देखते हैं ना, वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। ग्रीन हाइड्रोजन के केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम को अलग अलग किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, और वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ग्रीन सोर्स से लेते हैं हम, सोलर से लेंगे या विंड से लेंगे या हाइड्रो पावर प्लांट से लेंगे। तो क्योंकि इसमें ग्रीन सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, इसलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन पे भी ये अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारे इनके प्लान्स हैं। तो जैसा आपको पता ही है कि बेसिक क्या कंपोनेंट है, हाइड्रोकार्बन है। जितने भी पेट्रोलियम होते हैं वो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने हो, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो डीजल है, चाहे वो कैरोसिन है, चाहे वो नेचुरल गैस है, चाहे वो जेट फ्यूल है, चाहे वो एविएशन गैसोलीन है, ये सारे के सारे बने हुए हैं क्या, हाइड्रोकार्बन से। और हाइड्रोकार्बन किस चीज से बना हुआ है? क्रूड ऑयल में होता है हाइड्रोकार्बन। और क्रूड ऑयल कहाँ मिलता है? समुद्र तल की तलहटी में, वहां से निकाला जाता है उसे, और उसको रिफाइन करके ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि ये जो कंपनी है इसका हाइड्रोकार्बन्स, यानी ये सारी चीजें जो है, जो डीजल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस, हाइड्रोकार्बन है सारे के सारे। तो पूरी हाइड्रोकार्बन की चेन पर इसका पूरा कंट्रोल है इस कंपनी का। तो ये तो सारी बातें थी इस कंपनी के बारे में। आप इसके अगर फाइनेंशियल्स को जानते हैं तो चलते हैं मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज मैं यहाँ पर हूँ एक कंपनी जिसका नाम IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसका फाइनेंशियल्स का एनालिसिस करने के लिए, जिसमें फंडामेंटल, टेक्निकल और ट्रेंड एनालिसिस में करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि ये जो कंपनी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं इसके, पेट्रोकेमिकल्स हो गया, पेट्रोलियम्स हो गया, नेचुरल गैस वगैरह हो गया, या गैसोलीन, एविएशन से रिलेटेड जो फ्यूल वगैरह होता है उसमें ये काम करती है कंपनी। तो सबसे पहले इस कंपनी का जो मार्केट कैप देख लेते हैं। भाई मार्केट कैप काफी धांसू है इसका। जो मार्केट कैप है वो लगभग 2,02,329 करोड़ का है, और जो स्टॉक का पीई है वो लगभग 16 का है, और जो मार्केट
इंडस्ट्रियल पीई है वो 220.10 का है, यानी कि स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। स्टॉक अंडर वैल्यूड है और ROC इसका 7.37 है, जो कि कुछ ज्यादा खास नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनियों का ना सबका ROC वगैरह कुछ खास है नहीं, ROE ROC वगैरह सबके ऐसे ही है। 6.56 वो भी कुछ खास नहीं है। बस सबसे खास बात इनमें ये होती है कि ये ना डेट फ्री है कंपनी में, जो सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए। उसके बाद पैग रेशो भी इसका अच्छा है, पैग रेशो, ठीक है जी। और बुक वैल्यू के लगभग 1 गुने पे, यानी पूरी तरह से अंडर वैल्यूड है भाई, 132, और प्राइस टू बुक वैल्यू हुई 1.08, यानी 1 गुने पे ट्रेड कर रहा है, 1.08 पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक का प्राइस, यानी कि स्टॉक अभी पूरी तरह से अंडर वैल्यूड है, ठीक है जी। और डेट टू इक्विटी वगैरह सारा ठीक है, मतलब फंडामेंटली ठीक ठाक है स्टॉक। ROE ROC नहीं है बस कुछ खास। बाकी इसका जो पी, अगर मीडियन पी कंपेयर वगैरह करें तो मीडियन पी के साथ में क्या है, इसका मीडियन पी है 10 का, 10.05 का। और अगर अब हम देखें तो स्टॉक का पी कितना है, स्टॉक का पी है 16 का, यानी कि स्टॉक मीडियन पी की तुलना में भाई महंगा है, महंगा है। प्राइस देखें, अगर प्राइस देखो तो भाई अभी ना स्टॉक के अंदर पूरा जबरदस्त मोमेंटम है, जबरदस्त मोमेंटम जिसे कहते हैं। ये देखो स्टॉक 50 DMA और ये 200 DMA की लाइन है, ये जो आ रही है, इस दोनों को क्रॉस कर चुका है और ऊपर भाग चुका है, यानी कि स्टॉक भागने की मूड में है भाई। 50 और अगर ये 20 DMA को भी क्रॉस कर रहा होगा, यानी कि मोमेंटम है, इसका मतलब स्टॉक के अंदर फिर मोमेंटम है, भाग सकता है स्टॉक, भागने की पूरी संभावना है। जबकि इसका पीयर कंपैरिजन भी करें अगर, तो देखो पी के साथ में इसका जो पी दिखा रखा 16 का है, बाकी सबके जो पी है ये 27 महंगी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, BPCL हो गया, HPCL हो गया, ये दोनों के दोनों से नीचे हैं, ये थोड़ा सा महंगा है। MRPL है, CPCL है, गांधार ऑयल रिफाइनरी है, तो ये सारे भी 18-19 में हैं, ये भी महंगे हैं इससे। गवर्नमेंट कंपनियां इससे सस्ती हैं इसके पी के मुकाबले, और जो प्राइवेट हैं वो थोड़ा महंगी हैं। और वैसे भी आपको पता पेट्रोलियम वगैरह का काम है इसका। और प्रॉफिट लॉस अगर देखें तो यार प्रॉफिट इसका कुछ खास बन नहीं रहा है वैसे, बट पता नहीं स्टॉक के अंदर ऐसा क्या मोमेंटम कहां से आ रहा है। अभी क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे, इसका क्वार्टरली क्या है, 11,000 से 43,000, 43 से सीधा 13,000 पे आ गया नेट प्रॉफिट, यानी कम हुआ है 2024 के मुकाबले। और OPM भी इसका आधा हो गया, जिस जो नेट प्रॉफिट कम हुआ मींस इसका OPM वगैरह आधा हो गया। ये देखो 10% से 5% हो गया इसका OPM, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, जिस वजह से इसका नेट प्रॉफिट पे भी इंपैक्ट पड़ा है उस चीज का। और सेल्स वगैरह भी इसकी कम हुई है, 776 से 758 हो गई है। उसके बाद में अगर क्वार्टरली देखें तो क्वार्टरली में थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है इसका, देखो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट कहां है, यहां पे मैंने जाना, देखो मार्च से मार्च की कंपेयर करते हैं। लास्ट ईयर मार्च कितना था 2024 में, ये था 5,488 करोड़, और अब कितना है 2025 में 8,368 करोड़, यानी कि 3,000 करोड़ का सीधा जंप है क्वार्टरली। इसलिए स्टॉक भाई मोमेंटम में आ गया है, इस वजह से मोमेंटम में है स्टॉक, क्वार्टरली उसकी वजह से। बाकी स्टॉक का कैगर देखें तो पिछले सालों में इसने काफी ठीक ठाक रिटर्न बनाया है। वैसे 3 साल का 20% एवरेज रिटर्न है, और 1 साल का जो है -16% का रिटर्न है इसका। 1 साल में डिक्लाइनिंग ट्रेंड में था, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा था। बैलेंस शीटों में देखें तो भाई इसका जो CWIP है, यानी CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, उसमें है ये प्रोग्रेस कर रहा है। ये देख लो 61 से सीधा 73, 10,000 करोड़, मतलब
देख लो आप कितने हजार करोड़ हो गया, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 8-9 हजार करोड़ का CWIP यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस करा है इन्होंने। बहुत अच्छी बात है, जो जिससे इनका कैश फ्लो भी थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है, एक -180, 250 और -553 करोड़ का इनका कैश फ्लो थोड़ा नेगेटिव हुआ है। बाकी देखो यार, गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग बहुत है इन स्टॉक्स में ना, ये भेल हुआ, IOCL हुआ, इनमें तो जबरदस्त है। जैसे FII 7.39 का है, DIA 9.97, गवर्नमेंट 19%, 19.5%, 57%, अलग से भी गवर्नमेंट घुसी हुई है, प्रमोटर्स में तो है ही है गवर्नमेंट, और पब्लिक लगभग इसमें 11.57% की है। तो भाई क्वार्टरली इसके नंबर्स काफी बड़े हैं, जिसकी वजह से इस स्टॉक के अंदर मोमेंटम भी है। 50 पे और 200 वाले पे तो DMA पे तो दिखाई दे रहा है। अब आगे चेक करेंगे उसका क्या आगे क्या है। बाकी उसमें देख लेते हैं ट्रेंड क्या बोल रहा है इसका। देखो ट्रेंड में 1 वीक में 7% का रिटर्न दे दिया भाई, 1 वीक के अंदर ही इसने, ये देख लो आप IOCL ने। उसके बाद में मोमेंटम देखो है ही, फिर 1 मंथ में भी 7% का ही है, ठीक है जी। उसके बाद में जो 3 मंथ्स का है उसमें 16%। मैं कह रहा था ना मोमेंटम तो है इसके अंदर, मोमेंटम है भाई स्टॉक के अंदर, भागने की फिराक में है। अगर कुछ एनवायरनमेंट अगर मार्केट का सही रहता है तो भाग सकता है यार। 6 मंथ का सही नहीं है, 1 साल का सही नहीं है, 3 महीने का सही है, यानी शॉर्ट टर्म मोमेंटम है इसके अंदर। लॉन्ग टर्म और मिड टर्म मोमेंटम कुछ खास नहीं है, शॉर्ट टर्म मोमेंटम है। बाकी टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले इसका प्राइस जो कि 143 रुपीज 28 पैसे का है। उसके बाद में इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह देख लेते हैं, जिसमें क्या है, जो ये है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे इसको यहां से देख लेते हैं। देखो ये इसका एक सपोर्ट तो यहां पे है, ये कौन सा है, 123 पे, और दूसरा सपोर्ट इसका है यहां पे 111 पे। 123, 111 पे इसका पहला दूसरा सपोर्ट आ गया। अब इसका पहला रेजिस्टेंस जो है वो यहां पे है, 186 पे पहला रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है। 186 पे पहला रेजिस्टेंस हो गया। ये भी जा नहीं रहा है इसमें से, पता नहीं। ठीक है जी। उसके बाद में दूसरा जो रेजिस्टेंस आएगा वो इससे ऊपर आएगा, थोड़ा सा यहां पे आएगा, 196 पे इसका दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो है, यानी पहला टारगेट 186 का, दूसरा 196 का, और पहला सपोर्ट 123 का और दूसरा 111 का सपोर्ट है। उसके बाद में अगर इसका RSI वगैरह देखें, ये सारी चीजें, RSI जो है इसका, RSI देख लेते हैं। RSI 14 का, ये 56 का दिखा रहा है RSI इसमें, यानी कि कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी है इसके अंदर। ये देखो 56.87, शॉर्ट टर्म में स्ट्रेंथ भी है, मोमेंटम भी है, ठीक है, मोमेंटम भी। और ये 20 DMA वाली लाइन है, ये भी क्या है, इसमें ऊपर चल रहा है इस 20 DMA वाली लाइन से, इसका मतलब मोमेंटम भी है। 20 पे भी था, 50 पे भी था, 200 पे भी था, मोमेंटम भी है। बाकी MACD वगैरह इसका देख लेते हैं। MACD क्या कहता है इसका, MACD लगा के देख लेते हैं। MACD में इसका देखो रिवर्सल भी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, ये इसको क्रॉस करके ऊपर की ओर जा रहा है, ये देखो ब्लू वाली लाइन जो ऊपर की ओर जा रही है, यानी कि स्टॉक में मोमेंटम भी है, स्ट्रेंथ भी है, और थोड़ा सा रिवर्सल भी दिखाई दे रहा है शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म में केवल।
तो ओवरऑल यार अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लो और हिट द बेल आइकन, सो डैट कि क्या हो कि अगर कोई नई वीडियो मैं डालता हूं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए और आपको वो जानकारी मिल सके जो स्टॉक मार्केट की सबसे लिमिटेड लोगों को जानकारी मिलती है। यानी कि इन्फॉर्मेशन नहीं, इनसाइट्स में बिलीव करने वाला आदमी हूँ। हिडन इन्फॉर्मेशंस क्या है कंपनी की वो बताने वाला आदमी हूँ, या एनालिटिक्स वगैरह के बारे में। तो ये सारी चीज़ें यार पुराने हो तो यार लाइक और शेयर जरूर कर लो वीडियो को। बाकी ओवरऑल कंक्लूजन मेरा यही है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा मोमेंटम है इसके अंदर, लॉन्ग टर्म मिड टर्म में कुछ खास है नहीं। गवर्नमेंट बैकअप कंपनी है, FII-DIS भी है और गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग भी है, और 42% तक इसमें लगभग जो इंडियन ऑयल है, ऑयल का जो मार्केट शेयर है उसमें ये कंट्रीब्यूट करते हैं। 42% का मार्केट शेयर है और 35% का जो रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है, ओवरऑल जो इंडिया के अंदर रिफाइनिंग है उसका 35% के लिए ये अकाउंटेबल है। बाकी यार कंपनी बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसा आपको पता है कि ग्रीन हाइड्रोजन में भी ये एंट्री ले रही है, उस तरह के इनिशिएटिव ले रही है। ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें बहुत सारा, दैट मीन कि पूरी तरह से अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें। सो आज के लिए इतना ही था। सो थैंक यू सो मच।